ओके बच्चा पार्टी, कल अपन ने केपलर्स लॉ थोड़ा ही ऐसा वर्बली डिस्कस किया था जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। एक तो ये है कि भाई साहब केपलर ये बोलता है कि कोई भी ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल है, परफेक्ट सर्कुलर नहीं है। और जब कोई प्लैनेट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तो सन किसी एक फोकस पे होता है। फोकस मतलब क्या होता है? अभी समझ लो इस इलेप्टिकल ऑर्बिट का अगर मैं ये निकालूं तो ये सर्किल हो जाएगा, इस इलेप्टिकल ऑर्बिट का ये भाई साहब ये सर्किल हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो इस सर्किल के सेंटर पे होगा या तो इस सर्किल के सेंटर पे होगा, दैट इज हाउ इट इज। ये पहला हो गया। दूसरा भाई साहब क्या है केपलर्स लॉ में? दूसरा क्या था? एरिया। तो आपका भाई साहब जब कोई समझ लो यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे जो एरिया है which is swept by the planetary motion will be equal to the area swept by this planetary motion at the same time। अगर टाइम टी पे यहाँ से यहाँ पहुंचा है, टाइम टी यहाँ है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एरिया है दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया विच इज स्वेप्ट बाय द, ठीक है। एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, जितना कम बेस होगा उतना ज्यादा हाइट होगा, जितना ज्यादा बेस होगा उतना कम हाइट होगा। इसका मतलब जब प्लैनेट क्लोजर टू सन है तो उसका स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम पे यहां से यहां पहुंच गया, जब इसी टाइम पे ये यहां से यहां ही पहुंचा है। ठीक है, ओके। और तीसरा है भाई साहब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ध्यान दीजिए, क्योंकि केपलर ने इसको सिर्फ स्टडी किया था अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में, उनका टाइम पीरियड निकाला था, उनका बेसिकली एवरेज डिस्टेंस निकाला था और उसने ये रिलेशन निकाल दिया, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। हालांकि इसी को यूज करते हुए न्यूटन ने आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ लाया, दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। ये किसी भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे एप्लीकेबल है, ऑल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे ये एप्लीकेबल है। ठीक है, क्लियर है? जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, ऑल दीज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस विल हैव द इनवर्स स्क्वायर लॉ एप्लीकेबल। और यहाँ पे इन्होंने केपलर की मदद ली है, ठीक है। हालांकि ये स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, बट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे केपलर का लॉ इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, तो पहला लॉ केपलर का क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो आपका परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, ठीक है, प्लैनेटरी मोशन का भाई साहब परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ठीक है। हैविंग द सन एज वन ऑफ द फोकाई, सन एक फोकाई पे होगा, या तो ये वाले फोकाई पे या तो ये वाले फोकाई पे, ठीक है। सो ऑल प्लैनेट्स विल हैव एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट व्हाइल दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड सन विल बी एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द ऑर्बिट्स, ठीक है, ओके। तो एलिप्स बेसिकली होता क्या, आपने ये पढ़ा हुआ है आपके मैथ्स में, ठीक है। एन एलिप्स इज अ कर्व फॉर्म्ड बाय अ प्लेन दैट इंटरसेक्ट्स अ कोन एट एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द बेस। तो इस तरीके का भाई साहब एक एलिप्स होता है दिस इज हाउ एन एलिप्स वुड लुक लाइक, द प्लेन कट्स द कोन एट एन एंगल टू द बेस। ये आपका एक एलिप्स का फीचर है, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे कुछ चीजें जो आपका शायद बुक्स में ना हो लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलिप्स के जितने भी फीचर्स है थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, ठीक है, बहुत डीप डाउन आपको जाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने मैथ्स नहीं लिया है, ठीक है, उनके लिए भी मैं आसान कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज दिस? एन एलिप्स। ये भाई साहब आपका एक एलिप्स है, सन यहाँ पे या तो यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट किया, ठीक है, ये वाला हो गया आपका भाई साहब माइनर एक्सिस और ये वाला हो गया आपका मेजर एक्सिस, ठीक है। ये माइनर और मेजर एक्सिस का क्या चक्कर है भाई साहब? ठीक है, आपका जो प्लैनेट है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब ये वाला ही मैक्सिमम डिस्टेंस क्रिएट करेगा और ये वाला ही मिनिमम डिस्टेंस क्रिएट करेगा, इसलिए हमने इसको मेजर एक्सिस बोला है। ये वाला डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने इसको माइनर एक्सिस बोला है। तो माइनर एक्सिस हमने किसको सिलेक्ट किया है? वाई एक्सिस को। और मेजर एक्सिस किसको सिलेक्ट किया है? एक्स एक्सिस को। क्या माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और या किसी भी प्लैनेट का जो मोशन है वो ऐसे इलेप्टिकल है, तो ऑब्वियसली ये वाला पाथ जो है इसको अपन क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस। और ये वाला जो पाथ है इसको अपन क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को अपन ने एक्स में रिप्रेजेंट किया है और माइनर एक्सिस को अपन ने किस में रिप्रेजेंट किया है? आपके वाई एक्सिस पे, ठीक है, ओके। एलिप्स में भाई साहब आप ओके, इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स जैसे आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। वैसे इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन,
ठीक है। ये ए और बी भाई साहब आपके कांस्टेंट्स होते हैं। ये एलिप्स का इक्वेशन है, ज्यादा माथापोड़ी करने की जरूरत नहीं है, जो है वो है, ये किसी को कोई डिराइव करने नहीं देगा आपको, ये मैथमेटिक्स में है, ठीक है। एलिप्स का इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स का इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे अपन बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई का स्क्वायर। ध्यान दो, बी स्क्वायर है क्या, बी क्या है, ये वाला देखो पोर्शन बी है और ये वाला पोर्शन आपका बी है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका ए है, ये वाला पोर्शन आपका ए है, सिंपल। अभी देखो अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाते हैं तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्लस ए, तो यहाँ पे देखो प्लस ए एंड जीरो। नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाते तो माइनस ए एंड जीरो, सिंपल, समझ में आ रहा है, ओके। बी है, देखो बी, बी का आधा इधर, बी का आधा इधर, तो बोलो मेरे को इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाले कोऑर्डिनेट का, जीरो और बी, है ना भाई साहब, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो और बी। जैसे यहाँ पे माइनस ए और जीरो हुआ और ए और जीरो हुआ, वैसे ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो बी। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, जीरो माइनस बी, सिंपल, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं, ओके। अभी एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एसेंट्रिसिटी एक एलिप्स का बेसिकली, इसको अगेन डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी। अगर ये मुझे समझाना है तो पूरा एलिप्स आपको समझाना पड़ेगा, एंड राइट नाउ इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट, ठीक है। जितना आपको समझना है उतना ही मैं आपको ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे देखो बी स्क्वायर, ये दोनों आपके एलिप्स रिलेटेड इक्वेशंस हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर, वेयर ई इज द एसेंट्रिसिटी, ठीक है। और ए और बी तो ऑब्वियसली कांस्टेंट से, कौन से कांस्टेंट से, ये आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है, ओके। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अ प्लैनेट, अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। एसेंट्रिसिटी मतलब क्या है, ये वाला होता है एसेंट्रिसिटी, मतलब ए ई और ये जीरो, और ये होगा ए ई एंड जीरो, समझ में आ रहा है। ये जो आपका फोकस है, ठीक है, माइनस ए ई जीरो और इसका कॉरेस्पॉन्डिंगली प्लस ए ई जीरो, ठीक है, क्लियर है, ओके। मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, इसका मतलब ए ई, ओके। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, लेट्स से आर, ठीक है। जब भाई साहब आपका कोई प्लैनेट क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, ये वाला डिस्टेंस मेरे को बताओ कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है ए, और ये वाला डिस्टेंस कितना है ए ई। ध्यान से देखो भाई, देखो यहाँ पे ए है ना, तो सन अभी क्लोजेस्ट टू प्लैनेट है, तो ये वाला डिस्टेंस भाई साहब कितना हो जाएगा ए, और ये वाला डिस्टेंस कितना है ए ई। मुझे बता सकते हो ये R1 की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, ओके। तो डी का सन का क्लोजेस्ट अप्रोच, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस ए, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, एक ही बात होगी। आप भाई साहब डिस्टेंस जब लेते हैं तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भाई साहब R1 वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, इसको नेगेटिव नहीं लेंगे जब डिस्टेंस होगा, ठीक है, ओके। फार्दर डिस्टेंस, अभी देखो भाई साहब ये वाला फार्दर डिस्टेंस, मतलब अभी प्लैनेट कभी सबसे दूर है, यहाँ पे सबसे दूर है, मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है ए, और भाई साहब ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, सॉरी ए, और ये वाला डिस्टेंस कितना है ए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए ई प्लस ए, तो फर्दर डिस्टेंस दैट इज R2 विल बी ए ई प्लस ए। देखो ए ई प्लस ए को कॉमन निकालो भाई साहब, ठीक है, 1 प्लस ई, क्या ये समझ में आ रहा है, R2 द फार्दर डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज गिवन बाय R2 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस ई। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आर बी एब्सोल्युटली क्लियर। तो एलिप्स है, तो एलिप्स है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2b मतलब आपका भाई साहब यहाँ पे प्लस बी और माइनस बी इधर, और इधर प्लस ए एंड माइनस ए, ठीक है। एसेंट्रिसिटी भाई साहब कैसे डिफाइन करते हैं हम, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई का स्क्वायर। सन जो फोकस पे होगा वो होगा माइनस ए जीरो या तो प्लस ए जीरो, ठीक है। जब सन सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है तो भाई साहब आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस ई। जब आपका प्लैनेट सन से फार्दर डिस्टेंस पे है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस ई। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस, ओके, ठीक है। अभी आपका भाई साहब ये था आपका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या बोलता है भाई साहब, सन विल बी एट वन ऑफ द फोकसेस ऑफ द एलिप्स, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक जो आपने संक्षिप्त रूप से या कंडेंस फॉर्म में
क्लास 10th में पढ़ा था, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कैप्लर, इसका अपन यहाँ पे विस्तारित रूप से पढ़ रहे। बोल तो दिया हमने कि एलिप्स है, लेकिन कैसे एलिप्स, ठीक है, इस तरह से एलिप्स के भाई साहब आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो हमने बोल दिया जो एलिप्स, तो आपका केपलर का जो लॉ है, ठीक है, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है भाई साहब, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, विच इज बेसिकली कोई भी प्लैनेट अराउंड द सन, कोई भी प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है, कैसे जा रहा है भाई साहब, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, इट इज बेसिकली मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, बच्चा पर, ठीक है, ठीक है, and the sun is sun at any point of time, sun at for any planet, ठीक है, sun for any planet will be at one of the foci, sun for any planet will be at one of the foci, ठीक है। तो अभी भाई साहब अगर हमने एलिप्टिकल ऑर्बिट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे सन है और यहाँ पे प्लैनेट है, यहाँ पे हमने इसको वाई एक्सिस मान लिया, इसको मान लिया वाई, ये आपका वाई एक्सिस है, विच इज ऑल्सो नोन एज द माइनर एक्सिस, ठीक है, ये भाई साहब हो गया आपका एक्स एक्सिस, विच इज ऑल्सो नोन एज द मेजर एक्सिस, ठीक है, ओके। सन का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई एंड जीरो, सिमिलरली इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए ई और जीरो, किसी प्लैनेट के लिए अगर सन यहाँ पे हुआ तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए ई एंड जीरो, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बच्चा पार्टी, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 2b का, मतलब b इधर और b इधर, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0b, और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0 माइनस b। सिमिलरली ये वाला जो है आपका, ये वाला डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस विल बी a, तो ऑब्वियसली ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, a0, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा a, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए ई एंड जीरो, माइनस ए ई एंड जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अभी एलिप्स का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो गया भाई साहब आपका एलिप्स का इक्वेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और क्या है भाई साहब एलिप्स का इक्वेशन, व्हाट एल्स इज द इक्वेशन फॉर द एलिप्स, ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया भाई साहब एसेंट्रिसिटी, ठीक है। और क्या है भाई साहब एलिप्स का इक्वेशन, ठीक है, बताइए। तो अभी आपका देखो डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, तो ये आपका डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी ए माइनस ए ई, ठीक है, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी a माइनस ए ई, विच इज a इंटू 1 माइनस ई, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 1 माइनस ई, ठीक है भाई साहब, ठीक है, एसेंट्रिसिटी, ओके। इसी तरह से फार्देस्ट डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस देखो, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस है ए और ये वाला डिस्टेंस आपका है farthest distance, farthest distance of a planet, farthest distance of a planet from the sun, from the sun, that is equal to R2, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस ए ई, विच इज a इंटू 1 प्लस ई, ठीक है, R2 की वैल्यू हो गई ये a इंटू 1 प्लस ई। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी, ओके ओके ओके, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, क्लियर 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 है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं लॉ ऑफ एरियाज पे, तो लॉ ऑफ एरियाज बोलता क्या है कि भाई साहब एक पर्टिकुलर टाइम पे यहां से यहां मूवमेंट में, ठीक है, विल बी इक्वल टू ये वाला एरिया, ठीक है, समझ लो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक महीने में जो प्लैनेट है एक महीने में यहां से यहां मूव, तो दिस इज द एरिया विच इज कवर्ड बाय द प्लैनेट, ठीक है, और उसी एक महीने में ये प्लैनेट यहां से यहां मूव हुआ, तो दिस विल बी द एरिया। एरिया कैसे मापेंगे हम, सन से ये प्लैनेट के मोशंस को ट्रैक करते हुए, सन से प्लैनेट के मोशंस को ट्रैक करते हुए, ठीक है। तो अगर टाइम पीरियड आपका सेम है तो द एरिया स्वेप्ट विल बी इक्वल, ठीक है, द एरिया स्वेप्ट विल बी इक्वल, ये है आपका भाई साहब सेकंड लॉ ऑफ केपलर। तो द रेडियस वेक्टर joining the planet to the sun, joining the planet to the sun, ठीक है, the radius vector joining the planet to the sun sweeps equal areas in equal intervals of time, ये भाई साहब इक्वल एरिया स्वीप करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम,
ये आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके चीजों का डायमेंशन अलग अलग हो जाता है। जैसे आपने देखो 10th में वो भी पढ़ा था, पहला लॉ भी पढ़ा था, लेकिन उसको मैथमेटिकली कैसे हमने रिप्रेजेंट किया है, तो इसका भी अपन देखेंगे कैसे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें। पहले ये समझ लीजिए कि टाइम, एरिया टू टाइम इस विल बी कांस्टेंट। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दिस इज एरिया टू टाइम, तो एरिया अपॉन टाइम ये वाला फैक्टर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इक्वल टाइम में इक्वल एरियाज कवर करेंगे। ठीक है, द एरिया विच इज स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट व्हाइल मूविंग अराउंड द सन विल बी इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा भाई साहब आपका। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम इज द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब डी ए बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे डी एंड डी टी डिनोट द एलिमेंट्री एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट एंड इनफाइनाइटेसिमल टाइम ड्यूरेशन रिस्पेक्टिवली। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, A1 by T1 is equal to A2 by T2 and so on and so। ठीक है, area covered A1 in time T1 would be equal to area covered A2 in time T2 will be equal to area covered A3 in time T3 and so on and so forth, area covered in time n Tn। ठीक है, तो मतलब ले दे कि आपका dA by dt जो है वो आपका हो गया कांस्टेंट। दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेस व्हेन इट इज नियर द सन, एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सन द वेलोसिटी डिक्रीजेस। ऑब्वियसली बात है भाई साहब, वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो जाएगी, वेलोसिटी इसलिए डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि भाई साहब ये यहां से यहां तक एक मन में मूव कर रहा है, जबकि यहां से यहां तक एक मन में मूव कर रहा है। So when the planet is close to the sun, the velocity increases. When the planet is further away from the sun, the velocity decreases। ठीक है, तो velocity increases when the planet is near the sun। ठीक है, near the sun, तो वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी when the planet is near the sun। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। कंसिडर अ प्लैनेट, तो आप यहाँ पे प्लैनेट को देखो, कंसिडर अ प्लैनेट एट अ पॉइंट पी इन इट्स ऑर्बिट, एक पॉइंट पी पे है इन इट्स ऑर्बिट। लेट द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एट दैट पॉइंट बी v। ठीक है, एंड लेट इट मेक एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन स्मॉल टाइम dt, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लैनेट इज v dt। भाई देखो यहाँ पे यहाँ पे ये वेलोसिटी है प्लैनेट का। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है भाई साहब, v dt। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? भाई स्मॉल टाइम में लिया है हमने, इसका वेलोसिटी है v। जब ये प्लैनेट पॉइंट p पे था, ये वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा था, तो एक पर्टिकुलर स्मॉल टाइम इंटरवल dt में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज v dt। समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, छोटे छोटे हिस्सों में सवाल को समझिए। ठीक है, ओके। अभी लेट्स से ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये आपका रेडियस वेक्टर है ना, रेडियस वेक्टर के साथ वेलोसिटी वेक्टर का एंगल कितना है भाई साहब, थीटा। ठीक है, क्लियर है? ओके, इन द स्मॉल टाइम डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लैनेट, तो आपका यहाँ पे क्या वेलोसिटी एंड लेट इट मेक एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ ये भाई साहब थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, देखो ये यहाँ पे था, अभी इधर आ गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2, तो यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन ने लेट्स से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, कहां से, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ही मान सकते हैं अपन। देखो ये ट्राइंगल कैसा लग रहा है, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे कितने का एंगल बना, 180 माइनस थीटा, ये वाला आपका क्या हो गया भाई साहब, v dt। ठीक है, और ये वाला आपने परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? तो अपन क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। ये आपका परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, तो लेट्स से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं मालूम, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, v dt इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा, है कि नहीं, साइन 180 माइनस थीटा है साइन थीटा। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, v dt साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है, ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू हो गई v dt साइन थीटा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो द हाइट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म इज कितना, v dt साइन थीटा। क्या हाइट निकालने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा एरिया कैसे निकलेगा, आप इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का तुमको आर मालूम है, तुमने हाइट निकाल लिया, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा एरिया बाय सब। ठीक है,
सो हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज वी डी टी साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है ये वी डी टी साइन थीटा कैसे आया? बच्चा पार्टी ध्यान दीजिए, क्या ये समझ में आ रहा है वी डी टी साइन थीटा कैसे आया? ठीक है, ओके। तो अभी एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना हो गया बोलो r, और हाइट अपन ने कैलकुलेट किया v dt साइन थीटा। मेकिंग सेंस पीपलम? ठीक है, ओके। तो आपका कितना हो गया ये बोलो, हाफ आर वी डी टी साइन थीटा। ठीक है, अभी डी ए बाई डी टी आपको मालूम है कांस्टेंट है, कभी आपने देखा ना भाई साहब यहाँ पे डी ए बाई डी टी आपका कांस्टेंट है, क्योंकि द एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज इक्वल। तो डी ए बाई डी टी किसी भी टाइम का जो एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है वो तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको ये dt को इधर उठाकर फेंके, ये वाला dt को इधर लाए, तो ये भाई साहब कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं? तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ आर वी साइन थीटा। ठीक है, ओके। एट एनी इंस्टेंट ऑन अ प्लैनेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड द रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट आर ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे एक प्लैनेट है, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और रेडियस वेक्टर का आपने वेक्टर कैसे लिया है? इस तरफ लिया हुआ ना भाई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस तरफ है? इस तरफ है, दोनों के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका भाई साहब मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है? देखो टॉर्क, जब कोई रिवॉल्विंग बॉडी होती है या रोटेटिंग बॉडी होती है तो उसका टॉर्क होता है। ठीक है, टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इंटू एफ साइन 180। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, आर इंटू एफ साइन 180 दैट इज इक्वल टू जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर इंटू एफ, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज आर इंटू एफ, आर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, टॉर्क तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना अभी तक? पढ़ा है, ओके। टॉर्क इज आर इंटू एफ, तो आर इंटू एफ, तो आर ये आपका क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो इनके बीच में वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा, है ना? तो यहाँ पे आर एफ साइन 180, आर एफ साइन 180। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या कर रहे हैं तो बेचारे को मार मार के, देखो देखो मारे जा रहे हैं, सब लोग मिलके मार रहे हैं उसको। होली कभी है भाई साहब? चलो मस्ती मजाक मेरे को समझ में आता है, लेकिन ये लोग करते क्या है मालूम है क्या? मैंने यहाँ पे सामने देखा है, प्लास्टिक में पानी भरेंगे, फूकेंगे और उसको बांधेंगे। ये क्या है? ऐसा करते हैं लोग, हाँ मैंने देखा, ये सामने से जाते हुए करते रहते हैं लोग और फिर मारते हैं एक दूसरे को। ओके, आर एफ साइन 180। ठीक है, ये हो गया आपका टॉर्क। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑन अ प्लैनेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड द रेडियस। अभी उसको 4-5 लोग मिलकर धाड़ धूड़ मार रहे हैं, वो भी रास्ते के बीच में। वो लड़खड़ा गया, अगर बीच में आ गया, गाड़ी उड़ी आ गई एकदम, मतलब ओके। तुम लोग भी यही करते हो ना, क्लास छूटने से पहले यही करते हो? तू तो करता ही रहेगा, नहीं? एट एनी इंस्टेंट ऑन अ प्लैनेट, मुझे बहुत शरीफ लोग लगते हैं यहाँ पे, लेकिन बाहर जाके वही यही सब होता रहेगा तुम्हारा। Okay, at any instant on a planet, the force of gravitation and the radius vector on the planet are always in opposite direction. ठीक है, तू तो है, यही करता रहेगा तू, पूरा शके। ठीक है, ओके। तो सो द नेट टॉर्क ऑन द प्लैनेट अबाउट द सन, नेट टॉर्क आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? आर इंटू एफ। अभी साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। ठीक है, साइन 180 की वैल्यू, टॉर्क मतलब समझ में आ रहा है ना भाई साहब? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है। तो यहाँ पे किसी भी घूमती हुई चीज पे टॉर्क लग रहा है, चाहे वो भाई साहब आपका घड़ी का सुई हो, चाहे भाई साहब मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन हो, चाहे भाई साहब मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट हो, कुछ भी। ठीक है, टॉर्क लग रहा है। तो ये टॉर्क भाई साहब यहाँ पे आर इंटू एफ साइन 180 हो गया जीरो भाई। ठीक है, एज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज जीरो, देयरफॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। अभी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम होता है भाई साहब आर इंटू भाई साहब आर इंटू एम वी। ठीक है, ये आपका लीनियर मोमेंटम है बेसिकली, आर इंटू एम वी होता है, आर इंटू एम वी। लीनियर मोमेंटम को अपन क्या लिख सकते हैं? आर इंटू पी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो द एंगुलर मोमेंटम याद करो थोड़ा, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इज एमवीआर। वही चीज है, देखो वही चीज। वहां पे आप वेक्टर वाइज नहीं पढ़ते हैं क्योंकि केमिस्ट्री का वो है, यहाँ पे आप वेक्टर वाइज पढ़ रहे हैं, आर इंटू एम वी है। ठीक है, ओके।
So the angular momentum of the planet is given by this, which is basically constant. क्योंकि आपका टॉर्क कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, विल आल्सो बी कांस्टेंट. तो L into P, L भाई साहब क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, देखो जब कोई लीनियर, मतलब हम अगर ट्रांसलेशन मोशन की बात करें ना, देखो दो टाइप के मोशंस हैं. एक हो गया आपका ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका रोटेशनल मोशन. ठीक है, रोटेशनल मोशन. ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन के लिए जो फोर्स है उसको अपन बोलते हैं फोर्स, और ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन की जो फोर्स है उसको अपन बोलते हैं टॉर्क. बस इतना ही फर्क है. यहाँ पे ये होता है m इंटू ए, ठीक है, ये होता है भाई साहब मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई साहब, या अपन बोल सकते हैं मास इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, या अपन सॉरी मास नहीं होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी आर. ठीक है, ये हो गया आर इंटू फोर्स. सारी चीज में आर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, आर इंटू फोर्स. तो भाई साहब आर इंटू यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, एम वी. ठीक है, एम वी बाई, तो एम वी फोर्स कितना है भाई साहब, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टी, है ना. ये हो गया आपका टॉर्क. यहाँ इसमें यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो जिस तरह से अपना फोर्स आर इंटू एफ है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कितना है बोलो, एम इंटू वी, है ना, लीनियर मोमेंटम. यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, वही देखो आर इंटू एम इंटू वी. देखो फिर से समझ लो इस चीज को. ठीक है, अगर आपका भाई साहब कोई बॉडी है जो, अरे यार, एकदम सिंपल फॉर्मेट में समझें, कोई बॉडी है जो भाई साहब लीनियरली मूव कर रहा है, ठीक है, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और कोई बॉडी है जो ट्रांसलेशन मोशन, सॉरी अपना लीनियर मोशन बोल सकते हैं या ट्रांसलेशनल मोशन बोल सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉडी है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, ओके. लीनियर मोशन में आपका रीजन होता है फोर्स, अगर एक्सेलेरेशन हो रहा है तो ये हो जाएगा एम इंटू ए. यहाँ पे रीजन होता है आपका टॉर्क. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी आर इंटू फोर्स. ठीक है, देखो सब जगह पे आर मल्टीप्लीकेशन होगा. यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम इंटू वी. यहाँ पे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोलो, आर, आर इंटू पी, ये वाला पी. समझ में आ रहा है भाई साहब, आर इंटू पी. एनालॉगी है, एक साथ ही चल रहा है, एम इंटू ए, यहाँ पे आर इंटू एफ है. ठीक है, तो पी जो होगा यहाँ पे वो आर इंटू पी हो जाएगा, सिंपल. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें भाई साहब वेलोसिटी की, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी भाई साहब, ये एंगुलर वेलोसिटी इनटू ये एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी विल बी आर इनटू एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, इस तरह से भाई साहब आपके चेंजेस आएंगे. ओके, तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, आपका एंगुलर वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो गया. क्यों कांस्टेंट हो गया भाई साहब, क्योंकि आपका टॉर्क कांस्टेंट हो गया. अगर टॉर्क भाई साहब आपका जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम विल बिकम कांस्टेंट. ठीक है, तो इसका मतलब आर पी साइन थीटा, मतलब आर एम बी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. अभी डी ए बाई डी टी हमने देखा ये ठीक है, तो अपन ने क्या देखा भाई साहब, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आर बाई टू वी साइन थीटा. ठीक है, तो डी ए बाई डी टी ये कितना हो जाएगा बोलो, आर बाई टू वी साइन थीटा. अगर अपन ने यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर ऐसे, ठीक है, एम बाई एम मीन्स वन ओनली. ठीक है, तो अपन का यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, देखो एम वी और ये आर, ठीक है, और ये साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब एल. ठीक है, और ये एम और ये टू, तो ये हो गया टू एम. इसका मतलब डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम. ठीक है, क्लियर है. तो ये आपका क्या है भाई साहब, कांस्टेंट. डी ए बाई डी टी आपका कांस्टेंट है, तो ये एल बाई टू एम भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. एज द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, देयरफॉर द रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय एरिया वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट. क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा ही, तो इसका मतलब डी ए बाई डी टी ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा. दिस इज हाउ वी बेसिकली प्रूफ. ठीक है, क्या ये प्रूफ समझ में आ रहा है, और इट हैज गॉन डुडुंग डुडुंग हो गया भाई. भाई साहब देखो यहाँ पे आपका एरिया स्वेप्ट कितना हो रहा है, एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो अपन ने क्या किया भाई साहब, पहले डी एरिया लेट्स से डी टी में हम कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे आपका v हो गया, ये थीटा हो गया, तो इसमें आपका हाइट अपन ने कैलकुलेट किया, क्या आया, v dt sin थीटा.
तो एरिया क्या होता है भाई साहब, हाफ इंटू बेस दैट इज आर इंटू वी डी टी साइन 180 माइनस थीटा विच इज हाउ मच, हाफ आर वी डी टी साइन थीटा। ठीक है, हाफ आर वी डी टी साइन थीटा, ये हो गया भाई साहब आपका एरिया। ठीक है, डी ए। अभी भाई साहब यहाँ पे डी ए बाई डी टी ये कितना हो गया बोलो, हाफ, इस डी टी को हमने इधर ले लिया तो ये हो जाएगा कितना, हाफ आर वी साइन थीटा, हाफ आर वी साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, दिस वुड बी हाफ आर वी साइन थीटा, ये डी ए बाई डी टी हो गया। अभी टॉर्क की बात कर लेते हैं अपन, तो टॉर्क में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनटू फोर्स होता है, और ये दोनों भी कितना एंगल बना रहे हैं आपस में, 180 का, तो इसका मतलब हो जाएगा आर इंटू एफ इंटू साइन 180, इसकी वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क जो बॉडी पे लग रहा है वो 0 हो गया। ठीक है, अगर टॉर्क होता है 0, तो टॉर्क का भाई साहब अगर 0 होता है तो टॉर्क अपन एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलेंगे भाई साहब, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट हो गया। क्या ये बता सकते हैं ये कैसे हो रहा है? देखो आपको मैंने अभी बताया कि आपका एनालॉजी क्या बोल रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और टॉर्क क्या है भाई साहब आपका आर इंटू फोर्स, समझ में आ रहा है? टॉर्क अगर आपका 0 हो जाता है, ठीक है, आर तो 0 नहीं होगा भाई साहब, रेडियस तो रहेगा, इसका मतलब क्या 0 हो गया भाई साहब, फोर्स 0 हो गया। फोर्स 0 हो गया मतलब क्या हो जाता है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है भाई साहब, तो मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 0। ठीक है, मतलब एम वी बाई टी, ये जो है आपका ये 0 हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये आपका 0 हो गया, मतलब मोमेंटम आपका चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब मोमेंटम क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर से देखो, एफ होता है एम ए, एफ होता है क्या भाई साहब, एम ए, तो एफ होता है भाई साहब क्या, एफ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी और डी पी बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कैसे भाई साहब, देखो ए क्या होता है, अभी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया, वैसे a की वैल्यू क्या हो गई, v माइनस यू बाई टी। अभी f कर रहे हो तुम m इंटू ए, मतलब m इंटू वी माइनस यू बाई टी कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया एम वी माइनस एम यू बाई टी, ये क्या है फाइनल मोमेंटम, ये क्या है इनिशियल मोमेंटम, तो ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ये डेल्टा टी लेट्स से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम बोल रहे हो टॉर्क की वैल्यू 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि फोर्स और रेडियस वेक्टर जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो आपस में भाई साहब 180 डिग्री के एंगल पे है, तो ये 0 है। टॉर्क अगर 0 है तो आर तो 0 नहीं है ना भाई साहब, रेडियस तो दिख रहा है अपने को। ठीक है, प्लैनेट का रेडियस है, रेडियस ऑफ मोशन है, तो इसका मतलब लगता हुआ फोर्स 0 हो रहा है, और अगर फोर्स 0 हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम हो ही नहीं रहा, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो आपका मतलब डी पी बाई डी टी, दिस इज नॉट चेंजिंग, दिस इज कॉन्स्टेंट, ये आपका हो जाएगा भाई साहब कॉन्स्टेंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। अगर चेंज इन मोमेंटम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एल जो है एंगुलर मोमेंटम, दिस बिकम्स अ कांस्टेंट, ये आपका हो गया भाई साहब कांस्टेंट। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, तो ये हो गया आर इंटू पी। ठीक है, तो आर इंटू पी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर पी साइन थीटा, आर वी क्लियर? तो अभी इसको भाई साहब एक्सपैंड कर लो, आर एम वी साइन थीटा विच इज बेसिकली कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे अपना आर इंटू पी, पी की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, एम वी। ठीक है, आर इंटू पी मतलब आर इंटू एम वी साइन थीटा। ठीक है, जो इनके बीच में एंगल है भाई साहब, ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे अपन को देखो क्या मिला था, आर वी साइन थीटा, डी ए बाई डी टी क्या मिला था, हाफ आर वी साइन थीटा। अभी तक अपन ने कांस्टेंट है ये अज्यूम नहीं किया है, लेकिन क्योंकि आर वी साइन थीटा ये कांस्टेंट हो गया, ये अपन ने प्रूव कर दिया, तो एम तो कांस्टेंट है ही, तो मतलब इसका मतलब अगर हमने एम से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये क्या आ गया, हाफ एम आर वी साइन थीटा। अभी आपका क्या आया, अभी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ एम आर वी साइन थीटा एम आर वी साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं एल, और नीचे क्या बचा भाई साहब 2m, दोनों भी कांस्टेंट है, तो डी ए बाई डी टी क्या हो गया, कांस्टेंट, एंड हेंस द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज हाउ वी आर बेसिकली प्रूविंग दैट द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अभी आते हैं हम भाई साहब केपलर के थर्ड लॉ पे। ठीक है, द स्क्वायर्स ऑफ द साइड रियल पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ द मीन डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन। अभी ये मीन डिस्टेंस क्या होता है, मीन डिस्टेंस होता है जैसे समझ लो, जब प्लैनेट यहाँ पे है तो उसका डिस्टेंस है R2, जब प्लैनेट यहाँ पे है तो उसका डिस्टेंस है R1, तो ये सबको वैसे प्लस करते जाएंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एडिशन, ये हो गया मीन डिस्टेंस। ठीक है, तो आपका टी स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. ठीक है, square of time period of revolution
would be directly proportional to the cube of the mean distance from the sun. ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके, सो ये थे भाई साहब दाढ़ी वाले बाबा जॉन केपलर. ही वाज बोर्न इन 16th century. ये आपके एक एस्ट्रोनॉमर थे who established three laws which govern the motion of planets around the sun. These are known as Kepler's laws of planetary motion. The same laws also describe the motion of satellites like the moon around the planet. जहां पे भी ग्रेविटेशन की वजह से कोई ना कोई सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, वहां पे हम केपलर्स के लॉज को लगा सकते हैं. ठीक है, ओके. द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन गिव. ओके, तो एक तो भाई साहब पहला सिंपल वर्जन में अगर हम देखेंगे तो ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसका फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर. फर्स्ट लॉ क्या है? द प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद द सन एज वन ऑफ द टू फोकाई. तो या तो ये वाला या तो ये वाला F1 या F2, इनमें से कोई एक में सन रहेगा. दिस लॉ मीन्स दैट द ऑर्बिट और पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज एन एलिप्स. ये भाई साहब आपका एक एलिप्स है, ठीक है, एंड नॉट एन एग्जैक्ट सर्किल. An elliptical path has two foci and the sun is at any of the foci of the elliptical path. ठीक है, fluid of the focus. तो इसका अगर आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे फटाफट से? x square by a square plus y square by b square is equal to 1. b square is equal to a square 1 minus e का स्क्वायर. ठीक है, और क्या याद रखना है आपको भाई साहब? एट द फारदेस्ट पोजिशन r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a into 1 minus e. और एट द क्लोजेस्ट पोजिशन, ठीक है, और r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a into 1 plus e. ये भाई साहब चार तमाम चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. ठीक है, ओके. यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब ये वाला क्या चक्कर है? dA by dt आपका क्या है? dA by dt is कांस्टेंट. यहाँ पे आपका ये कांस्टेंट है. इसको प्रूव करने के चक्कर में आप क्या प्रूव करोगे? पहले आप ये प्रूव करोगे कि भाई साहब देखो यहाँ पे आपने कोई एक ऐसा ये ले लिया, यहाँ से आपने इसको एक एंगल ले लिया, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, ठीक है, बिटवीन दिस एंड दिस आपने थीटा एंगल मान लिया, रेडियस वेक्टर, ठीक है, रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में लेट्स से आपने एंगल थीटा मान लिया. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा. तो आपका जो ट्राइंगल बन रहा है उसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आर इंटू वी डी टी साइन थीटा. ये हो जाएगा भाई साइन 180 माइनस थीटा होगा विच इज बेसिकली साइन थीटा. ये हो गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ये हो गया भाई साहब आपका स्मॉल एरिया एंड स्मॉल टाइम. तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ आर वी साइन थीटा. तुमको करना क्या है? इस आर वी साइन थीटा को कांस्टेंट प्रूव करना है. ठीक है, अगर कांस्टेंट प्रूव करना है यहाँ पे मतलब क्या होगा कि डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा? दिस विल बी प्रूव्ड एज अ कांस्टेंट. मतलब क्या हो जाएगा बोलो? a1 by a2 sorry a1 by t1 is equal to a2 by t2 is equal to a3 by t3 is equal to an by tn. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके. तो ये हो गया आपका कांस्टेंट. डी बाई डी टी आपका कांस्टेंट हो गया. अगर ऐसा होता है तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब? आपका देखो यहाँ पे अपने देखा कि टॉर्क जो है, टॉर्क ये आपका जीरो आ रहा है. क्यों? क्योंकि आपका r इंटू एफ ये बेसिकली क्या बना रहा है? r इंटू एफ साइन 180. साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है. तो टॉर्क अगर कांस्टेंट हो, टॉर्क अगर जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम देयर विल बी नो चेंज इन लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जीरो हो जाएगी. अभी एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा भाई साहब? हाउ विल बी फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम होता है r इंटू लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम भाई साहब कितना होता है? m इंटू v. ठीक है, लीनियर मोमेंटम. तो r m v देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है. कहाँ पे? r और v दिख रहा है. तो आपने क्या कर दिया भाई साहब? आपने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बोलो? हाफ r m v साइन थीटा. ठीक है, और r और v में जो एंगल बन रहा है देखो r और v में, क्योंकि r और v का एंगल ही जो होगा r इंटू वी. इसका ये तो आपका स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, r और v मतलब r v साइन थीटा ही होना है. ठीक है, r और v को वेक्टरली अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो r v साइन थीटा होना चाहिए m. ठीक है, तो ये r v साइन थीटा ये क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे दोनों को mm, तो नीचे आ गया आपका 2m. ये वाला क्या हो जाएगा आपका? दिस विल बी एंगुलर मोमेंटम. और ये हो गया आपका 2m. ठीक है, अभी अभी आपने देखा कि भाई साहब एंगुलर मोमेंटम आपका क्या है? कांस्टेंट है. सॉरी, सीनियर जीरो नहीं है. एंगुलर मोमेंटम आपका भाई साहब क्या हो गया? कांस्टेंट. अगर एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट हो गया, नीचे जो फैक्टर है मास ये भी कांस्टेंट हो गया. इधर क्या है भाई साहब? डीए बाई डी टी. तो क्योंकि राइट हैंड साइड में दोनों भी फैक्टर्स आपके कांस्टेंट हो गए, हेंस डीए बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. ठीक है, डीए बाई डी टी आपका कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ.
Kepler's second law states that each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. We know that a planet moves around the sun in an elliptical orbit with the sun at its focus. Now, since the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time, it means that a planet moves faster when it is closer to the sun and moves slowly when it is further away from the sun. ठीक है? Okay. तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात होगी कि भाई साहब जब सन के क्लोज होगा तो वो फास्टर मूव करेगा. Thus, the Kepler's second law tells that a planet does not move with constant speed around the sun. The speed is greater when the planet is nearer the sun and less when the planet is further away from the sun. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. ये आपका केपलर का थर्ड लॉ और ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये जैसे का तैसा है. उन्होंने कुछ उस टाइम पे रीडिंग्स ली और रीडिंग्स के हिसाब से इस लॉ को राइट किया. ठीक है. द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन is directly proportional to the square of the time it takes to move around the sun. R cube is directly proportional to t square. तो R cube क्या हो जाएगा? Constant into t square. मतलब R cube by t square is equal to constant आप लिख सकते हैं. ठीक है. Okay. R is the mean distance of the planet from the sun and t is the time period. So Kepler gave the laws of planetary motion, but he could not give a theory to explain the motion of the planets. Problem हो गया कि ये theory नहीं दे पाए जो न्यूटन ने काम किया. ठीक है. It was Newton who showed that the cause of motion of planets is the gravitational force which it exerts on them. तो gravitational force की discovery तो न्यूटन ने की, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने केपलर के लॉ को भी यूज किया है, ऐसा हमको दिख रहा है. ये हम देखेंगे अभी. ठीक है. ये कैसे हुआ. ओके. तो न्यूटन इस लॉ पे कैसे आए? How did he come to the inverse square law? And mind you, inverse square law is very important because every type of non-contact force is showing you the proportionality of force with square of the distance. ये आपको दिखेगा. ये आपको भाई साहब न्यूक्लियर फोर्स में भी दिखेगा. न्यूक्लियर फोर्स मतलब एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स है उसमें दिखेगा. और किस में दिखेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स में. ये आपको मैग्नेटिक फोर्स में भी दिखेगा और ये रिलेशनशिप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी दिखेगा. ठीक है. all types of non-contact forces are going to display the inverse square rule. ठीक है. ओके. तो अभी भाई साहब देखो, हमको मालूम है कि कोई भी बॉडी जो आपका घूम रहा है उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mv²/r. न्यूटन गॉट द आइडिया ऑफ द इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज बाय अप्लाइंग केपलर्स थर्ड लॉ. ठीक है. इन्होंने केपलर के थर्ड लॉ को अप्लाई किया to the orbit of a planet around the sun. An important assumption made for this purpose is that the orbit of a planet around the sun is circular. यहाँ पे थोड़ा सा एक assumption है, हालांकि बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं आएगा इससे अगर हम assumption को ना करें. न्यूटन डिराइव द इनवर्स स्क्वायर. ठीक है. ये एक assumption है. तो mv²/r दिस इज f. ठीक है. ओके. तो देखो, कोई भी बॉडी जो बेसिकली रोटेशनल मोशन कर रही है, ये सन है, ये प्लैनेट है, लेट्स से ये r है, तो f इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है? mv²/r. तो f की प्रोपोर्शनैलिटी अगर मैं देखूं, ये तो कांस्टेंट है, मैं इसको हटाऊं तो प्रोपोर्शनैलिटी लग जाएगा. f की प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ है? v²/r के साथ है. क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया. नाउ इफ द प्लैनेट टेक्स टाइम, देखो प्लैनेट कितना घूम रहा है, समझ लो यहां से चालू किया और ये यहाँ पे आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? एक चक्कर का कितना डिस्टेंस होता है? सरकमफरेंस 2πr. ठीक है. ओके. तो वेलोसिटी कितनी होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये मान लो टाइम है. ठीक है. डिस्टेंस कितना है आपका? 2πr और ये t, ये वेलोसिटी v. ऐसा लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2πr/t. क्या ये समझ में आ रहा है? एक चक्कर का डिस्टेंस कितना है? 2πr. और एक चक्कर को काटने में लेट्स से टाइम पीरियड हुआ आपका t. तो आपका भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 2πr/t. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है. नाउ हियर द फैक्टर 2π इज कांस्टेंट. यहाँ पे तो भाई साहब 2π कांस्टेंट है, तो मैं अगर 2π के कांस्टेंट को हटाऊं तो यहाँ पे v की प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ हो जाएगी? r/t के साथ. है कि नहीं? जैसे मैंने यहाँ पे m को हटाया तो f की प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ हो गई? v²/r के साथ. वैसे ही यहाँ पे v में मैंने 2π को एज अ कांस्टेंट हटाया तो v की प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ हो गई? r/t के साथ. ठीक है. तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rt. अगर मैंने दोनों को स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा? v² is directly proportional to r²/t². है कि नहीं भाई? v is directly proportional to r/t, तो v² is directly proportional to r²/t². ठीक है. ओके. तो भाई साहब अभी v² is directly proportional to r²/t². अभी हम यहाँ पे आते हैं. ठीक है. तो f की वैल्यू is directly proportional to v² by r². सॉरी,
ठीक है। तो इस वी स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, अभी वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसको और इसको कंबाइन करो भाई साहब, तो वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी वी स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और ये हो गया आपका आर, है कि नहीं, एक आर नीचे रह जाएगा कि नहीं, आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू, चलिए इसको अभी ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको अभी नहीं लेते हैं, यहाँ पे वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ऊपर नीचे यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करो, क्या है, वन ही जो है, तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई टी स्क्वायर आर, ठीक है, तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बाई आर टी स्क्वायर, ठीक है, कह रहे वी स्क्वायर, तो अभी अपन बस अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया भाई साहब, देखो यहाँ पे आपको मालूम है कि आर क्यूब और टी स्क्वायर में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, मतलब आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो ये आर क्यूब बाई टी स्क्वायर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर, तो अपन यहाँ पे अभी क्या लिख सकते हैं, अभी इसका देखो और इसका देखो, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर, यहाँ पे पहले से था, वी स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एक और वन बाई आर इंटू वन बाई आर, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर का स्क्वायर। ओके चलिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन आर में घूम रही है, ठीक है, केपलर ने बोल दिया कि भाई साहब आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ओके, अभी हमको मालूम है कि कोई भी सर्कुलर मोशन में जब बॉडी परफॉर्म करती है तो एफ की वैल्यू क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर, एफ की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, तो अगर मैं इस कांस्टेंट टर्म को रिमूव करूं तो ये इक्वालिटी का साइन किसमें परिवर्तित हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में, दैट विल बी वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ओके, अभी समझ लो मैंने यहां से स्टार्ट किया और घूम फिर कर फिर यहाँ पे आया, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, टू पाई आर, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, तो स्पीड यहाँ पे कितनी है v, डिस्टेंस कवर्ड कितना है बच्चा पार्टी, टू पाई आर, टाइम कितना लगा t, ठीक है कि नहीं, क्लियर है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर v, अभी मैं इस टू पाई को अगर हटा दूं, जैसे मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को हटाया, तो मेरा इक्वालिटी साइन हटकर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, दैट इज r बाई टी, क्या ये समझ में आ रहा है ना, r बाई टी, अभी अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, क्यों कर रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इसको ध्यान में रख के कर रहा हूं, यहाँ पे देखो वी स्क्वायर, तो मैंने वी स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, अभी मुझे मालूम है कि ये वाला जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको आर क्यूब बनाने के लिए ऊपर इसको आर से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी ऑब्वियसली आर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, क्योंकि ये तो अपना वन ही है ना भाई, मल्टीप्लाई बाय वन ही है, ठीक है, तो v विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बाई टी का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है, v विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बाई टी का स्क्वायर, अभी हमको मालूम है कि ये सॉरी आपका v स्क्वायर ना, तो ये तो भाई साहब आपका कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट बाय केपलर्स लॉ, दिस इज अ कांस्टेंट बाय केपलर्स Kepler's third law. This is basically a constant by Kepler's law. तो यहाँ पे v स्क्वायर, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, therefore f इज इक्वल टू आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, ये आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इसके जगह पे लिखा और नीचे एक आर रह गया, तो ये सॉरी हाँ यहाँ पे एक और आर रह जाएगा ना, आर आर क्यूब बाई टी स्क्वायर आर ना, ये हो जाएगा भाई साहब आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, ठीक है, तो वी स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने वैसे ही रखा, यहाँ पे एक आर था इसका और यहाँ पे एक आर था इसका, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला भाई साहब क्या है कांस्टेंट, तो अगर हम इसको भी हटा देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी से, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ, और इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को हम तमाम उन चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पे फोर्सेस लग रहे हैं एंड दीन फोर्सेस आर नॉट कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम पीपल।